एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, आज का हम सेशन जो है ये बहुत सारे लोगों की गुजारिश थी कि इसको अपनी ज़बान में रखा जाए ताकि लोग जो इसको सुन सकें और उसके मुताबिक हम आगे इसको जब अपलोड करेंगे तो काफ़ी अरसे के लिए लोग सुनते रहेंगे। तो इसलिए आज की जो वेबिनार की लैंग्वेज होगी वो हमारी उर्दू की होगी। और वैसे भी कश्मीर की जो नेशनल लैंग्वेज है हमारा वो उर्दू में ही होता है। प्रोफेसर राशिद साहब, यस आई सर। विल रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट टुडेज वेबिनार विद राइट। रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर मुलाजिम बुखारी साहब। ये आज के टॉपिक के हवाले से एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि माँ का दूध पिलाने से, इलेक्ट्रिशियन से ब्रेस्ट चांसेस के कैंसर तकरीबन 4.3% कम होते हैं। और ये भी एस्टेब्लिश है कि जितनी ज़्यादा मुद्दत के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की जाए उतने ही ज़्यादा चांसेस कम होते हैं। तो इस हवाले से सूरह बकरा की आयत 233 का मैं हिस्सा तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रदाअ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا لا تكلف نفس إلا وسعها। मफ़हूम तर्जुमा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये मुद्दत उनके लिए है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। ये आज का वेबिनार जो है कि छाती के कैंसर के बारे में है। और आज के वेबिनार की जो हमारी कोलैबोरेटर्स हैं वही हमारे पुराने हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजी, आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, वुमेन मेडिकल कॉलेज अब्टाबाद, पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट। छाती का कैंसर कितना खतरनाक है, छाती का कैंसर कैसे फैलता है, छाती का कैंसर पाकिस्तान में कितना मौजूद है, छाती के कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है, और अगर छाती का कैंसर किसी को हो जाए तो उससे बचाव कैसे मुमकिन है। हमारे मुजफ्फराबाद में हमने इन ये जो हमारे बच्चे हैं इनके साथ मिलके और WHO के साथ मिलके हमने पिछले 3 साल से एक मुहिम चलाई है, डोर टू डोर जाना, गर्ल्स कॉलेजेस में जाना, गर्ल्स स्कूल्स में जाना और उनको इसके बारे में रोशनी देना और रूशनास करना, इन सारी चीज़ों का। अक्टूबर का महीना हमारा सारा बहुत एक्टिव रहता है। हमारे साथ CMH और हमारे साथ एम्स की 2 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, उनके लोग भी हमारे साथ कोऑपरेशन करते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा बैक जो है, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो WHO देते हैं। और इन WHO की सपोर्ट्स की वजह से ही हम बहुत सारे नई चीज़ों को शुरू करने के काबिल हो सके हैं। और जिसमें हम ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है। WHO के वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पिछले दिनों पाकिस्तान आए। उन्होंने एम्स का भी दौरा किया और उन्हें मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज में भी छाती के कैंसर के ऊपर एक टॉक थी जिसकी, और उन्होंने अपनी पूरी सर्विसेज के लिए, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए, मैमोग्राफी है या लैब सर्विसेज है या मूविंग लैब के लिए हमें उन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विसेज है वो प्रोवाइड की। हम बहुत मशहूर हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी फोर्स होती है वो हमारी बहन है, जो डॉक्टर बुशरा हमेशा आगे आगे रहती हैं। डॉक्टर बुशरा की बेटी भी हमारे मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज में माशाल्लाह सेकेंड ईयर MBBS में पढ़ती हैं, खुद भी डॉक्टर हैं। और मैं चाहूँगा आप WHO के प्लेटफॉर्म पे आज के प्रोग्राम को
शुरू करें। डॉक्टर मरियम भी आ गई हैं, लेकिन डॉक्टर मरियम मैं पहले प्रोग्राम शुरू कर चुका था। जी, ओवर टू यू डॉक्टर बुशरा शमस, representative of WHO Kashmir with all three divisions, Muzaffarabad, Neelam, Rawalakot, and Mirpur. Dr. Bushra Shamas. Thank you very much, Dr. Mulazim साहब. AJK and GB सब ऑफिस है, उसको मैं करती हूँ, उसकी मैं हेड ऑफ ऑफिस हूँ. बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. एज यू नो कि मैं थोड़ा सा अपना हमारा एक प्रिपेयर्डनेस के हवाले से 2024 की प्रिपेयर्डनेस एक वर्कशॉप चल रही है और वीकेंड पे हम काम कर रहे हैं. बट सिंस WR की ये खसूसी वो थी, हिदायत थी कि मुझे आप इसमें थोड़ी सी बात करनी थी, तो मैं इसलिए निकल के आई हूँ. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. जैसे हमेशा कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है. तो मैं ये कहूंगी कि ये डॉक्टर मुलाजिम हुसैन साहब की बहुत ज्यादा काविशें हैं हमारे लोगों के लिए, AJK मेडिकल कॉलेज के लिए, इसको यहाँ तक लेके जाने के लिए, और कितना प्रोएक्टिवली वो फोर फ्रंट पे जाके तमाम लोगों को एंगेज करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं. इसलिए डॉक्टर पलीथा माहीपाला हैज हाई रिगार्ड्स फॉर यू एंड दिस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ AJK, दैट इज आवर प्राइड. और मैं इस पे आपको मुबारकबाद दूंगी. सबसे पहले तो स्टार्ट आपने कहा कि हमें उर्दू में बात करनी है. मच हैज बीन सेड ऑन ब्रेस्ट अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और मैं इस आपको इस अवेयरनेस जो आपने सारी एक्टिविटीज शुरू की हैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, छाती के सरतान के लिए, मैं उस पे आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी. आपके साथ डॉक्टर मरियम को, डॉक्टर नाहीद को, डॉक्टर सारा और डॉक्टर फरजाना साबिर, सिमाब, जितनी एक वर्क फोर्स आपके साथ, ये डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं. दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट टू. और मैं ये समझती हूँ ये हमारे लिए एक आज़ाद कश्मीर के लिए भी एसेट है. जिस तरह से वो बात करती हैं वो वैसे ही दिल में उतर जाती है. तो मैंने उस दिन इनकी प्रेजेंटेशन सुनी डॉक्टर पलीथा माहीपाला के साथ, और उसी में से मैं दो चार बातें कोट करूंगी कि जो की है छाती के सरतान के लिए, वो है अर्ली डिटेक्शन. और वो डिटेक्शन भी कहीं बाहर से नहीं, आप खुद से करेंगे. सो वंस वील गो टू द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल बाय इन्वॉल्विंग लेडी हेल्थ वर्कर्स और doing such awareness seminars and symposiums and प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया पे, कल मैंने टीवी पे भी इसका देखा कि हाउ अ वुमन कैन एग्जामिन हरसेल्फ एंड हाउ फ्रीक्वेंटली वी शुड बी डूइंग इट, और कब हमें 40 इयर्स के बाद हमें कितनी फ्रीक्वेंसी से और रेगुलरिटी के साथ एक सर्जन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास आपके आके चेकअप करवाना चाहिए. जैसे आपने कहा, Dr. Palitha Mahipala is all out for the betterment of the health system in AJK, health service delivery systems के लिए. वो मेडिकल कॉलेज के लेवल हो, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये हमारा, हम ये समझते हैं लेबोरेटरी है, यहीं से हमारा फ्यूचर बन के बाहर निकलता है. इनमें से कुछ लोग पब्लिक हेल्थ में जाएंगे, कुछ लोग क्लिनिशियंस बनेंगे. तो ये एक आपके पास जो एक बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, एक लैब है, जहाँ से मुझे लगता है हमें सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना चाहिए. और सर, मैं आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा कहा, लेकिन कुछ इतना ज्यादा नहीं कर सकी. लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि हमें बहुत क्लोज कोलैबोरेशन से काम करना चाहिए. और जिस लेवल पे भी आप हमें कहेंगे, हमें ट्रेनिंग करानी है हेल्थ वर्कर्स की, हमें आप लोगों के ये मोबाइल कैंप्स कराने हैं जिसमें आप दूर दराज एक छोटी सी टीम बनाएं, जो किसी गांव, गली, मोहल्ले की सतह पे एक छोटा सा अवेयरनेस सेशन दे दे, तमाम खवातीन को जमा करें. एक जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक विमेन कमेटी की मीटिंग होती है, कम्युनिटीज के अंदर होती है, विलेज कमेटीज की होती है, CBOs को हम साथ लेके चलेंगे. एंड वी कैन ऑल्सो इनवाइट पोटेंशियल CSOs. ये पैगाम जितना जल्दी लोगों तक पहुंचे, हर 9 में से एक औरत अगर ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है, और जिसमें से काफी ज्यादा परसेंटेज है लोगों की जो कि वो मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं, और वो भी इतनी ज्यादा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है. तो आई बिलीव कि बहुत सारे जो पैसे इस पे लगने हैं वो बच जाते हैं, जो तकलीफ से पूरा खानदान गुजरता है उससे बचत हो सकती है. तो ये अवेयरनेस इज द कॉल ऑफ द डे. मैं ये समझूंगी कि इट इज द नीड ऑफ द आवर.
and need of the moment. And we all are with you on this fight against, breast cancer. और awareness के लिए मैं और WHO पूरा आपके साथ खड़ा. Inshallah, we will be there. You will find us. Thank you so very much for having. बहुत शुक्रिया. हम आपकी इस पेशकश से फ़ायदा उठाएंगे. PMA भी हमारे साथ है और PMA पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेडिकल एसोसिएशन है और उसके प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी अरसे से इस आवाज़ उठाते आ रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे. और बाकी ये जो एक बात है, मेरे ये जो नौजवान सिपाही हैं जो मेरे साथ हैं, ये नौजवान सिपाही जो हैं इंशाल्लाह खुद ख़वातीन हैं और इनको ख़वातीन की तकालीफ का एहसास है और ये सिपाही जो हैं जगह जगह एक जगह जाके अपनी अवेयरनेस क्रिएट. हमारा अगला प्रोग्राम भी यही है कि डॉक्टर फरजाना के प्रोग्राम में भी और डॉक्टर नाहिद के प्रोग्राम में भी और कम्युनिटी वालों के प्रोग्राम में भी ये हमारे शामिल है कि हम डोर टू डोर ब्रेस्ट कैंसर, बल्कि आज हमारे पास 2 गायनोकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं. हमने क्योंकि WHO ने हमें एक एडवाइस किया था कि आप सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को एक प्लेटफॉर्म पे अवेयर कराएं, तो हम इंशाल्लाह इसकी तरफ आगे चलेंगे. तो टू स्टार्ट टुडेज फर्स्ट, आज की पहली प्रेजेंटेशन के लिए हमारी होनहार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं हमारी, और डॉक्टर अपने FCPS हैं और माशाल्लाह इनकी जी काफ़ी इनकी सारा कांट की काफ़ी मुलाजिम साहब जी. मुलाजिम साहब जी सर. मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया. एक्चुअली 2 बातें सिर्फ करना चाहता था क्योंकि आई विल ट्राई टू स्टे इन दिस सेमिनार, लेकिन शायद मुझे बीच में जाना पड़े. तो चूंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, दो बातें इसके अवेयरनेस के हवाले से और माय ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर सलमा कुंडी के इजाज़त से, हमारी PMA की प्रेसिडेंट रही हैं वो. ये इतना इम्पोर्टेंट है जो आप काम कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत ज़बरदस्त. आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक इशू है ताकि वो आपके माइंड में रहे, ये बात रह ना जाए. ये हमारे यहाँ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो बिल्कुल अवेयरनेस को, जो कोई प्रोग्राम होता है, कोई आप उसकी डोर टू डोर जाते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं. हम ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कराची ने एक काम किया कि हमने एक कंपनी से एक गाड़ी, एक बस बनाई जिसके अंदर ये सारा मेमोग्राफी होती थी. उसको वो एक्सप्लेन करते थे डॉक्टर्स और उसके साथ एक लेडी वर्कर होती थी और उसके बाद एक CD भी दिया जाता था. आप सुन के हैरत होगी आपको कि हमने PMA की जो कराची ब्रांच है उसमें वो बस खड़ी रहती थी, लोगों को अखबार के जरिए मैसेज इधर उधर सब कुछ करते थे, लेकिन लोग आके कराते नहीं थे. इसके बाद हमने सिर्फ ये किया कि अपार्टमेंट में जा के गाड़ी खड़ी करती, बस खड़ी कर देते थे वहाँ के अपार्टमेंट के यूनियन के जो लोग होते थे. इसी तरह से आर्ट्स काउंसिल के अंदर हमने 3 दिन गाड़ी खड़ी की. डू यू बिलीव कि किसी ने भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया. लेकिन जब ये बस हमने डिसाइड ये किया कि नहीं, ये बस को हमने, हमारे लिए यूजलेस है, इसका डीजल भी हम खर्चा उठाते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है और सुबह से शाम तक ये ऑन रहती है, AC चलता है अंदर सारा कुछ. तो हमने ये डोनेट कर दिया शौकत खानम में कि वहां पे कम से कम ये यूटिलाइज हो जाएगा. तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लोग जो है, आर्ट्स काउंसिल में 3 दिन खड़ी रही, लेकिन 3 दिन में आप सोचें कि कितनी खवातीन ने, वहाँ के तकरीबन 8,000 मेंबर भी हैं, बहुत सारे और लोग भी, हमने सिर्फ मेंबरान को नहीं था, पूरे कराची के लोगों को हम इनवाइट कर रहे थे. 3 दिन में सिर्फ 9 खवातीन ने आके अपनी मेमोग्राफी कराई. और जब ये फैसिलिटीज हमसे चली गई, फिर लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि डॉक्टर साहब वो आप कर रहे थे ना, तो वो हमारी बेगम को करना है, हमारी बेटी को करना है. और क्योंकि वो प्राइवेट में 9,500 और 10,000 चार्ज कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट, टू सेव दैट मनी, वो चाहते थे कि अब हम फ्री में ये करा लें, क्योंकि हम वो फ्री में करा रहे थे. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप अवेयर करें, दूसरा उनको किस तरह से कन्विंस करें कि यू हैव टू डू इट, ताकि ये चीजें हमारे माशरे से कम हो जाए. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक टुडेज फर्स्ट पहला जो आज अवेयरनेस का है, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन से शुरू करेंगे। डॉक्टर सारा कांट, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. First of all, I will thank Professor Mulazim Hussain Bukhari for inviting me to such webinar. और जैसे सर ने कहा कि इसको हमने अपनी ज़बान में ही प्रेजेंट करना है, उर्दू में प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये हमें प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली हमें ये बताएगा कि बर्डन ऑफ डिजीज़, ये हमारी कम्युनिटी में ये डिजीज़ किस हद तक एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। एज वी ऑल नो दैट अक्टूबर का महीना जो है वो एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वॉक्स, सेमिनार्स वगैरह होते हैं और वर्कशॉप्स होती हैं, जिनमें लोगों को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के बारे में बताया जाता है कि किस तरह जो है हम लोग अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं, या अपनी ख़वातीन को, अपनी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को किस तरह हम इनको आगाह कर सकते हैं कि कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पर इनको हम लोग वक्त से पहले डायग्नोज करके हम इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं और इसको हम जल्द अज जल्द तशखीस करके जल्द अज जल्द इसका हम इलाज करा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट है और एनुअल कैंसर वर्ल्ड वाइड 12.5% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इट अकाउंट्स फॉर 12.5% ऑफ एनुअल ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में। और मोस्ट कॉमनली डायग्नोज्ड कैंसर इन द फीमेल्स दैट इज 30%, तो ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। और पाकिस्तान में एज वी ऑल नो कि कोई भी सेंट्रल कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम नहीं है, तो बहुत ऐसी स्टडीज़ होती हैं जो कि कैंसर हॉस्पिटल लाइक शौकत खानम हॉस्पिटल में स्टडीज़ वगैरह होती हैं, जिनमें बताया जाता है कि हमारे मुल्क में इस डिज़ीज़ का बर्डन क्या है। तो पाकिस्तान जो है ये सब एशिया में सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पाकिस्तान में पाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। और जो अमवात की शरह है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर वो भी हाईएस्ट है इन पाकिस्तान। एक स्टडी पाकिस्तान में इसी तरह एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि इस बीमारी का क्या तनासुब है हमारे कम्युनिटी में। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये टॉप मोस्ट कैंसर था इन द फीमेल्स ऑफ पाकिस्तान। तो जैसा कि हर बीमारी के बहुत से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। ये रिस्क फैक्टर्स वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जिस्म में बीमारी की जो है रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। लाइक जो जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती चली जाती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का तनासुब बढ़ता चला जाता है। और अगर मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें तो औरतों में इस बीमारी की क्या तनासुब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मर्द हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लाइक टोबैको यूज़ करते हैं, या जो अल्कोहल जो लोग यूज़ करते हैं, जो फीमेल्स यूज़ करती हैं, या जिनमें जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनका जो ओबीज़ होती हैं, या जिनमें रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा होगा, या वो ख़वातीन जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करती हैं, या वो वाली ख़वातीन जिनमें जो माहवारी की उम्र जो है वो अर्ली होती है, लाइक 12-13 साल से भी पहले हो जाए या 12-13 साल की उम्र में हो जाए, उनमें इस बीमारी का तनासुब ज़्यादा होता है। और ऐसी ख़वातीन जिनकी माँ, बहन, बेटी जिनमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, उनमें ये रिस्क डबल होता है। इसके अलावा बहुत सी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, जीन्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में, जिनमें BRCA1, BRCA2, BRCA1 और BRCA2 जीन्स हैं जो इस बीमारी को कॉज करने में शामिल हैं। और अगर हम देखें तो BRCA1 म्यूटेशन जिन ख़वातीन में होती है, उनमें 72% उनका लाइफ टाइम रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने में। और जिनमें BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं, उनमें 69% रिस्क होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है अगर ये जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाएं।
तो क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे बचाव भी मुमकिन है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 2021 में, ताकि पूरी दुनिया से ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो अमवात हैं उनको 2.5% हर साल में कम किया जा सके। तो इस तरह हम 2040 तक 2040 तक 2.5 मिलियन ब्रेस्ट कैंसर डेथ्स को हम एवर्ट कर सकते हैं, उनकी हम रोकथाम कर सकते हैं अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी तशखीस करें और इन औरतों को जल्द से जल्द इलाज मुआवजा दिया जा सके। और इसको अचीव करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 पिलर्स बनाए हैं, जिनमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें आपके पास आ जाता है हेल्थ प्रमोशन एंड अर्ली डिटेक्शन, जो कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में आता है, जिसमें हम लोग ये आगाही के सेमिनार वगैरह करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कौन से ऐसे साइंस हैं, ब्रेस्ट को किस तरह एग्जामिन करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हमें अलार्म बज जाना चाहिए कि हमें ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना है, उसको दिखाना है और हमने इसकी जल्द से जल्द तशखीस करानी है। इसके अलावा टाइमली डायग्नोसिस, जैसे ही औरतों को महसूस होगा कि कोई गिल्टी उनको फील हो रही है या उनकी ब्रेस्ट की स्किन में कुछ चेंजेस हैं, ब्रेस्ट के साइज में कुछ चेंजेस हैं, वो डॉक्टर से रुजू करेंगी तो उनका टाइमली डायग्नोसिस होगा और तब तक बीमारी इस हद तक बढ़ नहीं चुकी होगी कि उसका इलाज नामुमकिन हो। तो और थर्ड पिलर में कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट आती है, कि जिसमें जिस हद तक हो सके उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाए। अगर उनका ऑपरेशन एडवाइस किया है तो उनका ऑपरेशन किया जाए, उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, साथ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है, वो सब कुछ इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ हमने औरतों को आगाह नहीं करना, बल्कि उनकी सारी फैमिलीज को सेंसिटाइज करना है, होल ऑफ द कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है कि इसकी अर्ली डिटेक्शन, यानी कि इसकी बीमारी के बढ़ने से पहले की तशखीस को और इसके इलाज को, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इस सब चीज़ को हमने अपनी कम्युनिटी में आगाही मुहिम वगैरह करके उन लोगों को बताना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक फीमेल जो है हमारे माशरे में, वो सिर्फ उठ के खुद नहीं जाएगी अपना अर्ली चेकअप वगैरह कराने के लिए। ऑब्वियसली उसके साथ उसकी फैमिली का इन्वॉल्व होना, उसके पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना, हस्बैंड का इन्वॉल्व होना, वो सब उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, जिसमें सब हेल्थ वर्कर्स की भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या हमारे क्लिनिक्स पे डॉक्टर्स हैं, उनके पास अगर फीमेल्स आती हैं चेक कराने के लिए, कोई गिल्टी के साथ आती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स शो करती हैं, उनकी स्किन की, ब्रेस्ट की स्किन का कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट में कोई गिल्टी वगैरह है, तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकें और फीमेल्स को प्रॉपर रेफ़र कर सकें प्रॉपर सर्जन की तरफ, ताकि उनका जल्द से जल्द तशखीस हो सके और जल्द से जल्द उनका इलाज मुआवजा किया जा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सारा, आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया और आपकी ये जो लिटरेचर रिव्यू था बड़ा वास्ट था, बहुत इसमें इंफॉर्मेशन थी हमारे लिए। एंड मैं कि अब डॉक्टर नाहिद अगर इसको फर्दर कर लें, शायद सर कहीं आउट है। ये यूट्यूब मैंने ऑन किया क्योंकि जो मैं टॉपिक्स पढ़ूंगा इधर उसके रिसर्च करूंगा, साइंस पढ़ रहा हूँ इसीलिए। साइंस पढ़ो, मेरा बच्चा प्लीज अपने ये जब तक इम्तिहान नहीं हुआ खुदा के। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपके साथ? जी हाँ, हो रही है जी। नाहिद आप स्टार्ट लें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नाहिद अख्तर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, एजेके मेडिकल कॉलेज। नाहिद अपनी वीडियो ऑन करें। सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है, वीडियो नहीं आ रही। सर कैमरा मैंने खुद ही नहीं ऑन किया हुआ। टाइम ठीक है, नेट कनेक्टिविटी ठीक रहे।
जी सर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, जैसे कि सारा ने हमें बताया है। पहले तो हम जो पिछले साल तक की स्टैटिस्टिक्स थी उसमें ब्रेस्ट कैंसर को कहा जाता था कि सेकंड लीडिंग कॉज है वुमेन्स में ओवरऑल द वर्ल्ड डेथ की। लेकिन जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है अब ये लीडिंग कॉज बन चुकी है ओवरऑल वर्ल्ड। जहां हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर ही सबसे कॉमन कैंसर है ख्वातीन का। और अगेन इससे रिलेटेड जो डेथ्स हैं, कैंसर से रिलेटेड डेथ्स, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर टॉप पे। वजूहात इसकी बहुत सी हैं। सबसे पहले वजह जो है यही है लोगों का डिनाइल। पहले तो जो है जब गिल्टी आती है तो वो डॉक्टर तक आते नहीं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ फरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जिसके साथ आला लगाएगा तो ये गिल्टी बिगड़ के जो है कैंसर बन जाएगी। इसलिए हमारे बहुत से लोग जो हैं वो डायग्नोसिस के लिए ही बहुत लेट आते हैं। तो लोगों तक हमने अवेयरनेस जो है वो पहुंचानी है। फिर एक बात जो वर्ल्ड वाइड की जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड एज पे जो फीमेल्स हैं उनका है। अगरचे जो है वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स भी अब इसके चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे एरिया में हमने आज़ाद कश्मीर में एक स्टडी की 2017 से 2019, उसमें हमारे पास जो 129 वो पेशेंट्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर जो गिल्टियों के साथ हमारे पास आए, और जब हमने उनमें टेस्ट किए तो उनमें तकरीबन 46 ख्वातीन ऐसी थी जिनमें कैंसर तो पॉजिटिव आया। और इन 46 ख्वातीन में जो 44 थी वो 50 साल से कम उम्र थी। यानी ये जो पहले एक डाटा शेयर किया जाता था कि नहीं ये ओल्ड एज का कैंसर है, तो हमारे इलाके में इससे बिल्कुल ऑपोजिट था। और पिछले 2 सालों में हमने ये देखा, बल्कि रिसेंटली 2 डेज बैक भी मेरे पास एक फीमेल आई जो कि जस्ट 18 ईयर्स की थी और उसमें हमने जो है ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज किया है। तो ये ट्रेंड जो है हमारे एरिया में, ओवरऑल पाकिस्तान भी हम ये देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में जो है ये नहीं है कि ओल्ड एज पेशेंट्स को ही ब्रेस्ट कैंसर होगा। हमारी यंग पॉपुलेशन में ज्यादा कैंसर के केसेस हमें मिल रहे हैं। फिर इसके बारे में लोगों को आगाही देना बहुत जरूरी क्यों है? एक तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के हमें केसेस मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज कर लें तो ये 100% क्योरेबल है। यानी अगर हम 5 साल की स्टडी देखें तो 99% इसमें जो है सर्वाइवल रेट है। 99% गुड। मीन्स आप यूं समझ लें कि मुकम्मल तौर पे 1% डेथ तो किसी भी वजह से हो सकती। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। लोगों को ये बताना बेहद जरूरी है कि जल्द अज जल्द इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। ये काबिल इलाज है। जैसे हमारे लोग पहले ही स्टेज पे डर जाते हैं, बस कैंसर हो गया अब तो बात खत्म हो गई। तो इन तक ये बात पहुंचानी है कि नहीं, कैंसर काबिल इलाज है। ये तो वो बातें थी जो अब तक हमें पता थी। मजीद हमें कैंसर के बारे में क्या जानना है? कैंसर के रिस्क फैक्टर्स, जैसे डॉक्टर सारा ने बताया, कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल जिनमें मतलब हमारा कोई वो बस नहीं चलता, जिनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन इनको हम नजर में अपनी रख सकते हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो हमें ज्यादा मुहतात होना है। हमें जो है जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, जैसे स्क्रीनिंग की बात हम करते हैं, ज्यादातर कहते हैं कि 40 साल की उम्र या 35 साल की उम्र से ज्यादा करें, तो इनमें हम 35 साल की उम्र से भी पहले स्क्रीनिंग का काम शुरू करते हैं। मिसवाल के तौर पर औरत होना मीन्स के 99% जो है औरतों में है और 1% मर्दों में। मतलब अगर 100 केस हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं उनमें 99 औरतें होंगी और 1 मर्द होगा। इस तरह बढ़ती हुई उम्र, हमारे एरिया में ये चीज लागू नहीं होती। देन फैमिली हिस्ट्री, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेशंस जो है वो सगी बहनें, सगे भाई और माँ बाप हैं। सेकंड डिग्री रिलेशंस में चचा, मामू, फूफो वगैरह। एंड थर्ड डिग्री रिलेशंस में फिर उनके बच्चे आ जाते हैं। ठीक, तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है जिनकी, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। इनमें भी हमने ज्यादा मुहतात रहना है। देन जो है हार्मोनल एक्सपोजर जो नेचुरल है, मतलब वो उम्र जिसमें के बच्चों का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मिनार्की जिसको कहते हैं, अगर वो जल्दी स्टार्ट हो गया है तो रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर पहले नॉर्मल एज जो मिनार्की की थी वो 12 से 13 साल थी। अभी हम देख रहे हैं वो पीछे आ गई है, 9 से 10 साल हो गई है।
तो ये एक चीज जो है, ये एक नेचुरली एक रिस्क फैक्टर ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ मेनोपॉज की एज जहाँ पे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता था, वो पहले 42 से 43 साल थी, अब वो भी बढ़ के 48 से 50 साल तक चली गई है, इन्वायरमेंटल चेंजेस और सारी चीजों की वजह से। तो वहां से भी ये एक रिस्क फैक्टर कुदरती तौर पर ज्यादा हो गया है ख्वातीन के लिए। देन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो है, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे पूरी लिस्ट है एक, जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस है। ये वो चेंजेस हैं जिनको आसानी से, अगर हम ख्वातीन की तरबियत करेंगे, हम उन तक एक मैसेज पहुंचाएंगे, इनको वो आसानी से तब्दील कर सकती हैं। जैसे हाई फैटी डाइट्स लेना, हमारे इलाके में तो बहुत कॉमन है, सुबह सवेरे बाकरखानियां खाना, पराठे खाना। बच्चों को भी तरगीब दी जा रही होती है कि सुबह उठो पराठों से शुरू करो। तो अर्ली एज से ही बच्चे ओबेसिटी, मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लो फिजिकल एक्टिविटी, खातन जो घर में रहती हैं, जब भी उनसे वर्जिश के बारे में बात की जाए तो वो कहती हैं तो हम तो सारा दिन घर के काम करती हैं, हम तो सारा दिन एक्टिव हैं। तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि सिर्फ घर के काम काज फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसके अलावा अपने लिए टाइम निकालें, वॉक करें, वर्जिश करें। बच्चों को दूध ना पिलाना एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। बहुत सी ख्वातीन इस चीज को अपने लिए जो है बर्डन भी समझती हैं, मसरूफ होती हैं। चलो आसान काम उनको लगता है, जल्दी से फीडर बनाया, बच्चे को पिला दिया, किसी मेड के हाथ में दे दिया जी बच्चे को पिला देगा, किसी और घर के बंदे को पकड़ा दिया कि फीडर बच्चे को पिला देगा। ब्रेस्ट फीडिंग अल्लाह ताला ने एक जो है औरत की हिफाजत रखी हुई है। देन बच्चों की पैदाइश को रोकने वाली गोलियां, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, अगेन बहुत अनहेल्दी वे है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। देन हार्मोन रिप्लेसमेंट, जो मतलब मेनोपॉज के बाद, माहवारी खत्म होने के बाद ख्वातीन में जो मसाइल होते हैं, डिप्रेशन और मजीद जो है वो हॉट फ्लशीज आना, उन सब मसाइल से जो तंग होकर ख्वातीन जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं। सिगरेट और अल्कोहल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी तंबाकू नोशी हुक्के की फॉर्म में पंजाब के बहुत से एरियाज में कॉमन है, ख्वातीन में भी। तो देन रेडिएशन एक्सपोजर की हम बात करते हैं, ख्वातीन वो जो ऐसे एरियाज में काम कर रही हैं, स्पेशली जो हमारे जो हॉस्पिटल्स में रेडियोग्राफर्स वगैरह होती हैं, या जो इस तरह के यूनिट्स में काम कर रही हैं, जैसे जो हैं कैंसर हॉस्पिटल का ऑन्कोलॉजी यूनिट्स में काम कर रही हैं, जहाँ में फीमेल वर्कर्स चाहिए, अगर वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रही तो वो भी एक्सपोज्ड हैं इसके लिए। तो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं, इनकी हमें बताना बहुत जरूरी है फीमेल्स को, यानी पहले एक चीज को शुरू होने से पहले ही उसको जड़ से पकड़ना। देन कैरियर वुमेन, जो खातन जॉब्स करती हैं, उन तक ये चीज पहुंचाना कि वो 70% ज्यादा उन पे रिस्क है। जो खातन जो हैं जॉब कर रही हैं, वो घर के काम में भी बिजी हैं। इस स्ट्रेस में क्या होता है कि उनके हार्मोन इम्बैलेंस हुए होते हैं। देन जो है स्लीप डिप्राइव होती है, हमारी जो एक सर्कैडियन रिदम होता है जिसके मुताबिक हमारा दिमाग जो है वो हार्मोन्स बॉडी में बना रहा होता है, वो हमारे स्लीप साइकिल के साथ चलता है, वो सारा के सारा इन खातन में डिस्टर्ब हो चुका होता है। देन कैरियर वुमेन जो है अपनी पढ़ाई के साथ, अपने सारे जो कैरियर के जो एम्बिशंस होते हैं उनके साथ जो है शादियां लेट होती हैं, प्रेगनेंसीज को वो प्लान करती हैं, वो भी कई दफा लेट कंसीव करती हैं। देन ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा कर देते हैं चांसेस को। अब ब्रेस्ट कैंसर की अलामत कौन सी हैं? सबसे पहली अलामत बहुत कॉमन होती है गिल्टी, किसी भी जगह छाती में गिल्टी जो है, छोटी बड़ी किसी भी तरह की गिल्टी। अब ये भी लाजमी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी दर्द वाली गिल्टी है तो कैंसर नहीं होगा, दर्द के बगैर है तो कैंसर होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आ, मुझे सुन सकते हैं आप? आवाज आ रही है? जी जी। जी जी देन जी चेंज इन, क्लियर है। जी जी, चेंज इन साइज और शेप ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि दोनों ब्रेस्ट जो हैं इनकी जो साइज है, अगर इसको कंपैरिजन करें तो जिसमें गिल्टी होगी उसका साइज डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है। ब्रेस्ट में किसी किस्म का भी उभार नजर आए या किसी भी जगह कोई डिंपल नजर आए तो ये तशवीशनाक होता है। देन निपल, निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना या अंदर की तरफ मुड़ जाना, ठीक है। एक तो पैदाइशी तौर पर कुछ ख्वातीन के होते हैं, ठीक, और कुछ ख्वातीन में बाद में जाके इस तरह से हो जाते हैं। पैदाइशी तौर पे जो होते हैं उनमें तो हम जस्ट काउंसलिंग करते हैं कि ये पैदाइशी तौर पे इस तरह है,
लेकिन जिनमें पहले नॉर्मल होते हैं, लेकिन वक्त के साथ जो है किसी भी बीमारी या किसी गिल्टी के नमूदार होने के बाद या किसी दर्द के नमूदार होने के बाद ये अंदर की तरफ चले गए हैं, तो खातन को हमने बताना होता है, इसके लिए जल्द वो डॉक्टर के पास आए। फिर निपल से किसी भी किस्म का पानी आना, ठीक है, जैसे गंदा सा पानी आना या सब्ज रंग का सुर्खी माइल खून की तरह का किसी भी किस्म का डिस्चार्ज है, तो ये परेशान कुन हो सकता है। इसके अलावा कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रही, कोई जो है इसमें से खून पानी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी छाती में दर्द है या बगल में दर्द है या बगल में कोई गिल्टी है या यहाँ पे कोई बगल में या छाती में कोई भी पीप वाला जो है यहाँ पे गिल्टी बन गई है, ये सब सूरतें इनकी सूरत में जो है ब्रेस्ट लंप जो छाती का कैंसर है वो अपना जो है जाहिर कर सकता है। तो इन सब सूरतों में डॉक्टर के पास जल्दी आना चाहिए। अब हम बात जो करते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, इसका क्या मतलब है? जो हमारा एम है, हमारा सबसे बड़ा मकसद सबसे बात करने का, वो ये है कि जितना जल्दी हम इस डिजीज को पकड़ेंगे उतनी ही अच्छी हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे, उतना ही मुकम्मल तौर पर हम इस बीमारी को खत्म कर सकेंगे। और अर्ली डिटेक्शन के लिए की है हमारे पास स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आम ख्वातीन जिनमें अभी कोई सिम्टम नहीं आया, कोई अलामत नहीं जाहिर हुई है, लेकिन वो भी अपना मुआयना करें, वो भी अपने आप को खुद भी देखें और अपना तिबी मुआयना भी करें, ताकि बहुत ही अर्ली स्टेज पे अभी जो है बिल्कुल गिल्टी नमूदार हुई है या किसी किस्म का उनको छाती के साइज में फर्क लग रहा है या उनको किसी जगह रंगत में फर्क लग रहा है, कोई भी उनको फर्क लग रहा है, तो जल्द वो डॉक्टर के पास आ जाए और स्टेज 1 जो है उसी पे हम डिजीज को पकड़ लें। अब स्क्रीनिंग का सबसे बेहतरीन टूल है सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब खातन ने अपना मुआयना खुद करना है। इसके कुछ बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं। ख्वातीन ने करना क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल एज में है ख्वातीन, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि अपने मंथली साइकिल जो है माहाना उनके आयाम जो हैं उनके एंड में जो है वो अपनी छाती का मुआयना करें। इस टाइम पे छाती की सोजन मुकम्मल तौर पे खत्म हुई हुई होती है, छाती अपने नॉर्मल हालत में होती है। तो कोई भी छोटी सी गिल्टी किसी भी जगह कोई भी छोटा मोटा मसला भी होगा तो उनको आराम से पता चल जाएगा। और जो ख्वातीन जिनमें माहाना आयाम खत्म हो चुके हुए हैं वो अपने महीने की कोई एक तारीख अपनी सहूलत पे रख लें और उस तारीख पे जो है वो अपनी छाती का मुआयना करें। स्टेप्स किस तरह से, किस तरह मुआयना करना है कि आईने के आगे खड़े हों और अपनी दोनों छातियों का मुआजना करें, दोनों का साइज बराबर है, निप्पल का लेवल दोनों में ठीक है, निप्पल की शेप ठीक है, अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ गई, छातियों में किसी जगह रंगत की तब्दीली तो नहीं है या किसी जगह कोई उभार है, किसी जगह कोई डिंपल पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें देखनी है। इसी तरह बाजू सर से ऊपर लेके जाएं और अब दोनों तरफ जो है इन बगल का भी मुआयना करें। इसके अलावा कई दफा होता है कि छोटी सी गिल्टियां होती हैं, जब यूं बाजू पर करते हैं तो वो छाती में एकदम से डिंपल बना देती हैं। तो मुआयना करें कि यूं बाजू पर करने से छाती में किसी जगह पे कोई गड़ा तो नहीं पड़ा और छाती के नीचे की जगह भी आपको इस पोजीशन में ज्यादा अच्छी नजर आ जाएगी। उसके बाद नहाते हुए या नहाने के बगैर भी छाती का अपनी उंगलियों के अंदर वाले हिस्से से, ठीक है, उंगलियों की टिप से नहीं, अंदर वाले हिस्से से, यानी पूरा हाथ बिठा के छाती पे अपना हाथ गोल गोल घुमाएं सारी जगहों पे छाती के और महसूस करें। ठीक है, कभी भी छाती को दो हाथों के दरमियान या उंगली और अंगूठे के दरमियान पिंच करके जैसे ख्वातीन मुआयना करती है उस तरह नहीं करते। छाती को सीने की दीवार के साथ जो है आपने देखना होता है, जैसे उंगलियों से ये आप तस्वीर में नजर आ रहा है कि पीछे की तरफ दबा के देखना है और यूं सारी जगहों पे देखना है कि किसी जगह, और छाती के साथ साथ बगल को भी देखना है। फिर लेटे हुए अगेन इसी तरह छाती को उंगली और अंगूठे में पकड़ के दबाना नहीं है, उंगलियों से सिर्फ छाती की दीवार के जो है ना चेस्ट वॉल के अगेंस्ट जो है आपने सर्कुलर मूवमेंट के साथ देखना है कि कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही। तो ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं जिनके साथ खातन को ज्यादातर कोई ना कोई गिल्टी अगर उनकी छाती में है जो पहले नहीं पता, वो अब मिल जाती है। अब जब उनको गिल्टी मिल जाती है तो फिर तो लाजमी डॉक्टर के पास आना है। अगर नहीं भी मिलती तो भी हर खातून को, ठीक है, हर खातून को चाहिए कि वो जो है साल में एक दफा डॉक्टर से मुआयना जरूर करवाए।
अब रिकमेंडेशंस जो हैं, जैसे स्क्रीनिंग की पहले से एक चल रही थी कि 40 साल से ज्यादा उम्र की ख्वातीन, पाकिस्तान में अब ये स्क्रीनिंग एज चेंज हुई, जो रिकमेंडेड है जो या डॉक्यूमेंटेड है वो 35 साल हो गया कि 35 साल से ज्यादा उम्र की ख्वातीन। लेकिन जहां हमारा अपना एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के साथ, तो हम तो देख रहे हैं कि 20 साल से भी कम उम्र लड़कियां हमारे पास कैंसर के साथ आ रही हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को अपने इर्द गिर्द यही मैसेज देती हूँ कि हर लड़की जो कि फर्टाइल लाइफ में एंटर हो जाती है, मतलब जिसकी मिनारकी स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल एज स्टार्ट हो जाती है, उसको चाहिए कि हर महीने वो अपना मुआयना खुद करे और कोशिश करे कि साल में एक दफा डॉक्टर से जरूर अपना मुआयना कराए, क्योंकि डॉक्टर का एक्सपर्ट हैंड है। वो जो चीज आपसे मिस हो जाएगी डॉक्टर से कभी भी मिस नहीं होगी। और डॉक्टर से मुआयना कोई परेशानी की बात नहीं है, ख्वातीन डॉक्टर्स हैं, बगैर आप किसी शर्म के झिझक के आप आए और उनसे अपना मुआयना करवाएं। इस मुआयने को जो डॉक्टर करते हैं इसको ट्रिपल असेसमेंट वैसे अगर हम इस्तेमाल करें तो ये डायग्नोसिस, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की डायग्नोसिस को कहते हैं। स्क्रीनिंग में हम ट्रिपल असेसमेंट का वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि स्क्रीनिंग में डॉक्टर मुआयना करता है और उसके बाद रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ज्यादातर। जो हिस्टोपैथोलॉजिकल है ये डायग्नोस्टिक्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड जो है ये सबसे सस्ता है, हर जगह आपको मिल जाता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सी ख्वातीन रेडियोलॉजिस्ट आपको मिल जाती हैं, बगैर आप किसी भी शर्म से ख्वातीन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपनी छाती का मुआयना करवा लेते हैं, ठीक है। उसका अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं। हर खातून को साल में एक दफा अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, अपनी एक फाइल बना के उसमें वो रिकॉर्ड रखना चाहिए कि डॉक्टर से मुआयना करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया है, वो सब चीजें उसमें मेंटेन करनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की ब्यूटी ये है कि जैसे यंग लेडीज हैं, इनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, ब्रेस्ट साइज ज्यादा होता है, तो ये बेटर जो है एक इन्वेस्टिगेशन होती है यंग लेडीज में। फिर मेमोग्राफी, जो कि वर्ल्ड वाइड स्क्रीनिंग टूल यूज हो रहा है, ठीक है। मेमोग्राफी के ये ब्यूटी है कि कोई भी गिल्टी जो आप आज महसूस करेंगे, मेमोग्राफी 3 साल पहले उसको पिक कर लेती है और आपको जो है एक अलार्म दे देती है कि कोई ना कोई मसला चल रहा है। लेकिन अगेन मेमोग्राफी क्योंकि एक रेडिएशन एक्सपोजर है, तो ये हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर की आप इजाजत से, डॉक्टर के मशवरे के साथ मेमोग्राफी कराएं। और वो ख्वातीन जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क का मतलब जिनकी माओ में, बहनों में या बाप भाई किसी में जो है कैंसर की अलामत आई हैं, तो वो हाई रिस्क केसेस हैं, उनमें हम अर्ली मेमोग्राफीज भी स्टार्ट करवाते हैं अर्ली एज में। जैसे अगर 35 साल एक उम्र रखी गई है कि 35 साल से ऊपर हर साल मेमोग्राफी करवाएं या हर 2 साल के बाद मेमोग्राफी करवाएं, तो हाई रिस्क केसेस में हम ये स्क्रीनिंग 35 साल की उम्र से पहले शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज हमेशा जहन में रखें कि अमूमन घर में बुजुर्ग होते हुए कहते हैं कि नहीं बच्चे, कोई अगर खातून कहती भी है कि दर्द है छाती में, तो कहते हैं कुछ नहीं, काम किया है, हवा लग गई है, ये मसला वो मसला, पट्ठे का दर्द होगा, कुछ नहीं होता। हल्का सा भी दर्द है छाती में या कोई छोटी सी गिल्टी है या कोई जख्म बन गया है, फौरन अपने डॉक्टर के पास आए, अपना मुआयना करवाएं आप, ठीक है। और जैसे हमारा एरिया है, हमारे एरिया में लोग जो है परेशान होते हैं कि किसको मुआयना करवाया जाए। हमारे एरिया में भी हम पूरे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें हम 3-4 कंसल्टेंट्स हैं, अब उसके साथ हमारी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं। तो इन सब को जो है मुआयना करवाया जा सकता है। हमने अपने एरिया में जो है ब्रेस्ट क्लिनिक्स भी दोनों मेन हॉस्पिटल्स में खोले हैं। अब पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि एटलीस्ट एक बोर्ड लगाएं ब्रेस्ट क्लिनिक का, जिस पे ख्वातीन आए कि यहाँ पे छाती का मुआयना हो रहा है। तो ये वो चीजें हैं। और हर एरिया में इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर एरिया में फीमेल सर्जन हमें मिल रही है। तो लोगों को ये तरगीब देना, जो एक शर्म की बात उनके अंदर है, परेशानी की बात ख्वातीन में कि नहीं जाके हम मर्द सर्जनों को कैसे दिखाएं या मर्द रेडियोलॉजिस्ट जो है उनसे हम अपना अल्ट्रासाउंड कैसे करवाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एरिया में ये जो है फीमेल सर्जन इस वक्त मिल रही हैं, रेडियोलॉजिस्ट हमें मिल रहे हैं। तो खातीन को ये भी, और अगर नहीं भी हैं तो खातीन को ये बताना चाहिए कि डॉक्टर का और मरीज का रिश्ता माँ बाप का और औलाद का रिश्ता है, तो यहाँ शर्म ना करें, ठीक है। अपनी जिंदगी की खातिर जो है वो इस बारे में शर्म ना करें और डॉक्टर के पास जरूर आए। अवेयरनेस के बारे में हमें करना क्या है,
बहुत सी एक्टिविटीज हैं, जैसे सेमिनार्स हम करते हैं, वॉक्स स्कूल में। जैसे सर ने ये बात की, सर की सरबराही में जो है, सर बहुत अच्छे, सर की लीडरशिप है कि हमें साथ लेके चल रहे हैं, हमें जो है मोटिवेट भी करते हैं और गाइड भी करते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रिंसिपल साहब की गाइडेंस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कैंपेन्स चलाई, स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, बहुत सी जो है लेडीज के ग्रुप्स। और डॉक्टर फरजाना ने बहुत अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारी है लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनकी जो है फुल एक जो ग्रुप था, ऑलमोस्ट 400 to 600 लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनकी ट्रेनिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप था। देन वर्कशॉप्स जो हैं स्टाफ नर्सिस के लेवल पे, ये सब हमने एक्टिविटीज की ताकि हम अपना पैगाम किसी तक, लोगों तक, किसी भी तरह लोगों तक पहुंचाएं। तो ये सारी एक्टिविटीज हम आगे भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें हमें सर की रहनुमाई आगे चाहिए होगी, साथियों का साथ चाहिए होगा। WHO के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। तो सबसे यही है, यहाँ पे तो मैंने कश्मीर का कहा है, लेकिन ओवरऑल हमें अपना हाथ इस्तेमाल करना है सब ख्वातीन को, कि हम कश्मीर को, पाकिस्तान को ब्रेस्ट कैंसर से बिल्कुल फ्री करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने मौका दिया इस फोरम पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नहीद। ओवर टू यू डॉक्टर फरजाना साबिर। डॉक्टर फरजाना साबिर। Yes, sir. Thank you very much, sir, providing this opportunity. जी ये स्क्रीन शेयर हो गई है। होगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर नाहिद। डॉक्टर नाहिद ने ट्रिपल असेसमेंट की बात की, जो कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी तक जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ चला है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच सक्सेसफुल के विमेन को जो कि सिम्टोमेटिक है हम ओपीडीज तक ला सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो एसिम्टोमेटिक पॉपुलेशन, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें कैसे मैनेज करना है कार्सिनोमा ब्रेस्ट को, इस पर है। सो दैट कि जैसे इस पिक्चर में है कि जी सेलिब्रेटिंग आवर सर्वाइवर्स, तो वी वांट कि हम भी ऐसे सेलिब्रेशन कर सकें। सबसे पहले जो हम इसमें स्टैट्स देखते हैं कि अभी तक जो एजेके में लास्ट 5 years में हमारे पास क्या पेशेंट्स का रेशो है और किस तरह से हम हमारे पास ओपीडीज में ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एजेके की हम बात करते हैं तो फिलहाल तो जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है ये रिस्ट्रिक्टेड है मुजफ्फराबाद तक, बिकॉज के यहाँ पे फीमेल सर्जन्स जब से अवेलेबल हुए तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और हमने भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम को साथ लेके जब चले हैं, और स्पेशली कि जो गवर्नमेंट का एक जो मोबाइल टोन का यहाँ पे एडिशन हुआ लास्ट 2 years से, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि अवेयरनेस हो सके। तो इसलिए अभी मुजफ्फराबाद से हटके हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि वो स्प्रेड हो, और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब जब वो फ्री हो रहे हैं अपने अपने एरियाज में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो इसको वहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। जो हम फिलहाल जो हम जैसे एम्स में हमने ओपीडी की लास्ट 5 years में, तो इसमें ये हम ग्राफ में देख सकते हैं कि मार्क्ड एक इंक्रीज आया है ओपीडीज में, और स्पेशली के लास्ट 2 years में। इसमें अगर हम 2023 का ग्राफ देख रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर होपफुली कि ये ओपीडी 3000 पेशेंट्स पे एंड होगी, और एक मार्क्ड राइज है जब हम इसको 2019 से कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमें यहीं से पता चला कि हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, और इससे हम फर्दर अप्रिशिएट हुए। यहाँ पे जो ये ओपीडी में पेशेंट ब्रेस्ट क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं, इसमें हमारे इस 1 year के जो स्टैट्स हैं इनकी सर्जरीज पे, तो 70 पेशेंट्स दे हैव अंडरगॉन एक्सिजनल बायोप्सी। उसमें से जो एक्सिजनल बायोप्सी पे जो डायग्नोज हुए पेशेंट्स, उनमें 13 पेशेंट्स की मेस्टेक्टमी हुई और 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनके ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी की गई।
अब ये सर्जरीज जो हमारे पास फिगर आ रहा है कि हम ब्रेस्ट लम्प के साथ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसमें ऐसे नहीं है कि डायग्नोसिस कम हुई पेशेंट्स की, रादर के मसला ये है कि चूंकि हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे जो कैंसर हॉस्पिटल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें हमारे पास रेडियोथेरेपी की यहाँ पे और कीमोथेरेपी की फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे पेशेंट्स जिनको न्यू एडजुवेंट से स्टार्ट करना होता है उनको भी हम रेफर करते हैं टूवर्ड्स के जहाँ पे उनको कीमो रेडियोथेरेपी अवेलेबल हो कैंसर हॉस्पिटल्स इनके। और कुछ जो हैं वो हायर सेंटर में खुद भी मूव कर जाते हैं, कुछ लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर के जब हमारा ये कैंसर हॉस्पिटल रन हो जाएगा तो होपफुली के ये पेशेंट्स यहीं पे स्टे करेंगे और मुजफ्फराबाद ही में इनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। तो जब हम बात करते हैं कि हम एसिम्टोमेटिक वुमेन में कार्सिनोमा ब्रेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये एसिम्टोमेटिक वुमेन जो है ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। और जब हम टारगेट पॉपुलेशन पे किसी भी डिजीज को मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें स्क्रीनिंग का रोल होता है। तो जब हम स्क्रीनिंग पे बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत अच्छे इम्पैक्ट के साथ सामने आ रहा है। स्क्रीनिंग की जो हम बात करते हैं, स्क्रीनिंग इटसेल्फ क्या है कि इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ए मेडिकल प्रोसीजर और टेस्ट, जैसे कि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और मेमोग्राफी करते हैं इन केस ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट। किन लोगों पे करते हैं कि जो अभी एसिम्टोमेटिक है, जिनमें अभी कोई सिम्टम अपीयर नहीं हुई है लेकिन उनमें टेंडेंसी है कार्सिनोमा ब्रेस्ट डेवलप करने की। तो जहाँ पे पर्पस हमारे पास क्या होता है कि पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग देयर लाइकलीहुड ऑफ हैविंग द डिजीज, कि उनमें कितना लाइकलीहुड है कार्सिनोमा ब्रेस्ट डेवलप करने का। तो हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे अभी लाइकलीहुड जो है इसका 1 in 8 है। और इसका क्या मतलब है? 1 in 8 मीन्स कि एवरी वुमेन हैज अ 13% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा ब्रेस्ट। कोई भी वुमेन यहाँ पे स्पेयर नहीं है, कोई भी हेल्दी वुमेन है उसमें भी 13% रिस्क, लाइफ टाइम रिस्क है कि लाइफ की किसी भी स्टेज पे शी कैन डेवलप कार्सिनोमा ब्रेस्ट। और 13% रिस्क इज क्वाइट हाई। इसको देखने के लिए हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम में कि हमारा टारगेट क्या है, हम क्या चाहते हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम से। तो सेम के अभी तक जो भी डिस्कशन हुई है उससे भी पता चला है कि अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए डिजीज की। अर्ली डिटेक्शन होगी फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, यानी अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के साथ पेशेंट डायग्नोज होगा तो होपफुली कि इसका आउटकम भी ट्रीटमेंट का बेटर होगा। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट ही जब होगी कि जब डायग्नोसिस होगी, तो डायग्नोसिस अर्ली होगी तो ही बेटर आउटकम की उम्मीद की जा सकती है। अब अगर पेशेंट अर्ली स्टेजेस पे प्रेजेंट करता है, डायग्नोज हो जाता है, ट्रीटमेंट होती है, तो किसी भी कार्सिनोमा की सर्वाइवल रेट को देखा जाता है कि नेक्स्ट 5 ईयर सर्वाइवल रेट कितने परसेंट है उसका, और उसी से उसकी प्रोग्नोसिस को देखा जाता है। और फिर एक होप दी जाती है कि ये कार्सिनोमा जो है ये क्योरेबल है या इनक्योरेबल है। तो अगर पेशेंट अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट सीख करता है, तो नेक्स्ट 5 ईयर सर्वाइवल रेट उसका 99% है। और 99% पे हम कंक्लूड करते हैं कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट क्योरेबल डिजीज है। तो जब ये क्योरेबल डिजीज है तो फिर इसके लिए एफर्ट करनी है हमने। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए जा रहे हैं और काफी उनके जो ये मैच्योर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि वो मोबाइल यूनिट्स भी यूज कर रहे हैं। नाइस गाइडलाइंस को अगर हम देखें कि स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे करनी चाहिए, तो वुमेन एट एवरेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट मैमोग्राम्स एट एज 40। तो 40 ईयर्स पे जो एवरेज रिस्क की वुमेन है उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट होती है। और इसकी स्क्रीनिंग 2 साल के बाद एक दफा बताई गई है, जैसे कि हर एक वुमेन जो कि जिसकी एज 40 ईयर्स है वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एंटर हो जाती है और हर 2 साल के बाद उसको मैमोग्राम अवेलेबल होता है। और जिन लोगों में जो कि हाई रिस्क वुमेन है उनमें एनुअल मैमोग्राम यानी साल में एक दफा कराएं।
और इनकी एज भी अर्ली स्टार्ट होगी, 35 ईयर से स्टार्ट होगी। तो जो पेशेंट्स हाई रिस्क हैं, जिनके फेमिलियल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है जिनकी, उनमें 35 ईयर्स पे स्टार्ट होती है मैमोग्राम और हर साल होती है। और अगर हम इसको देखें कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अक्टूबर मंथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे सेलिब्रेट होता है, और इसमें मैक्सिमम एक्टिविटीज की जाती हैं। और अब ये एक सिंबल भी है कि अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट मंथ अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें हेल्प होती है फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स की डिफरेंट एक्टिविटीज जब रन करती हैं। हमारे नेशनल लेवल पे भी इतनी इज्जत दी है कि यार मैंने कहा चलो बराबर बैठा दें, तो उस समय आपको देखता हूँ उसके बंदे फरमान के जो बैठाया। काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन्स प्लीज। म्यूट हो गया, मैंने Okay. कर दिया। और नेशनल लेवल पे हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे बिग सिटीज हैं वहाँ पे मोबाइल यूनिट्स के साथ चलते हैं। बहुत अच्छे मैच्योर तरीके से ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, और अभी इनको फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत है नेशन वाइड। तो इसमें जो हमारे पाकिस्तान में स्क्रीनिंग के रिकमेंडेशंस हैं, इसमें हम सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राम करते हैं। और सेल्फ एग्जामिनेशन पे जो भी वुमेन अंडर 40 हैं वो मंथली अपना चेकअप करें, और ईयरली में मेमोग्राम करते हैं। हर साल में जो वुमेन 40 ईयर से अबव हैं उनकी रिकमेंडेड है हर साल मेमोग्राम, और तब तक करनी है कि जब तक दे हैव गुड हेल्थ, तो कंटिन्यू रहेगी। और इसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो यहाँ हमें शुरू ही से 2 साल में एक दफा नहीं बताया गया, बट 1 साल में एक दफा मेमोग्राम होनी चाहिए। तो इसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान में क्वाइट अर्ली एजेस में कार्सिनोमा ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, और ज्यादा केसेस हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज के आ रहे हैं, मिडिल एज के लोग ज्यादा हायर कर रहे हैं इस डिजीज को। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे ये 40 इयर्स तो दी गई है, लेकिन अभी इससे भी अर्ली हो गया हुआ है। जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं, तो 35 इयर्स पे मेमोग्राम स्टार्ट कर लिया गया है। तो दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव कि इसको मजीद अर्ली कर दिया गया है। जब हम बात करते हैं अपने रीजन के लिए, AJK के लिए, कि यहाँ पे स्क्रीनिंग के क्या हालात हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे ग्राफ्स भी बता रहे हैं कि वी आर क्वाइट सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह टू रिक्रूट सिम्टोमेटिक वुमेन इन आवर प्रोग्राम। हर वो पेशेंट वुमेन जो कि सिम्टम डेवलप करती है, चाहे कि वो पेन है, लंप है, निपल डिस्चार्ज है, व्हाटसोएवर, शी केम टू OPD। आते हैं लोग और एग्जामिन भी करवाते हैं, जो उनको डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस बताई जाती हैं वो जरूर करवाते हैं, और डायग्नोज भी होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की, कि जब एसिम्प्टोमेटिक वुमेन को कहा जाता है कि वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें और ईयरली बेसिस पे अपना मेमोग्राम कराएं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, तो अप टिल नाउ ये बहुत एक स्ट्रगलिंग काम है। अभी तक इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और इस एरिया को मजीद एफर्ट्स चाहिए कि हम उनको अट्रैक्ट कर सकें एसिम्प्टोमेटिक विमेन को, कि वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने और अर्ली डायग्नोसिस की तरफ आए। जो ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं, हम मुजफ्फराबाद में यहाँ पे CMH में भी और एम्स में भी चल रहा है, और इसमें पेशेंट्स की एग्जामिनेशन की जाती है, और जो उनको उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज चाहिए वो प्रोवाइड की जाती हैं। पहले तो उनके एग्जामिनेशन की जाती है, जिनमें इसके अलावा जो है जिन पेशेंट्स को समझा जाता है कि इनको फर्दर गुजारा जाए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से, उनकी मेमोग्राम की जाती है। सोनो मेमोग्राम यहाँ पे हमें अवेलेबल है, और बहुत अच्छा हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो हमें इसमें फाइंडिंग्स करके देते हैं। और इसके अलावा ये कि जिन लोगों में फिर हमें इसको हिस्टोपैथ करने की जरूरत पड़ती है, सेलुलर स्टडी करनी पड़ती है, तो उन्हें FNAC और क्रूकेट बायोप्सी करते हैं, इंसिजनल बायोप्सी करते हैं, एक्सिजनल बायोप्सी करते हैं। इसमें कॉलेज में जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, स्पेशली प्रिंसिपल साहब खुद भी
बहुत अच्छी तरह से हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि यहीं पे ये लोग डायग्नोज भी हो जाते हैं। और जो जहाँ पे फिर डायग्नोज हो जाते हैं कार्सिनोमा के साथ, उनको जो भी सर्जरी नीड होती है वो भी यहाँ पे मिल रही है उनको। लाइक मेस्टेक्टमीज होती हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं और उसके बाद उनको रेडियोथेरेपी के लिए रेफर कर देते हैं कैंसर हॉस्पिटल में। इन्हीं ब्रेस्ट क्लिनिक्स के थ्रू हम रिसर्च भी कर रहे हैं। जो हमारे एरिया वाइज जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम रिसर्च के थ्रू हाईलाइट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर नाहिद ने पहले अपनी एक रिसर्च भी बता दी। और अभी हमने रिसेंट इस पे मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो यहाँ में अवेलेबल और सामने आते हैं हमारे, उन पे रिसर्च की है। इसमें अवेयरनेस एक्टिविटीज डिफरेंट हम प्लान करते हैं। जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी हाईलाइट किया है कि लास्ट ईयर हमारा बहुत एक्टिव गुजरा है। और जो इसमें हमने देखा कि सबसे जो फास्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है वो सेमिनार के थ्रू है। तो एक सेमिनार ही करा लेने से जो होल ऑफ द आपका सराउंडिंग जो रीजन होता है उसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम से जो भी आप अवेयरनेस दे रहे होते हैं बहुत तेजी से ये स्प्रेड होती है। लास्ट ईयर हमने ये इन कोलैबोरेशन विद पिंक रिबन किया था अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो इसमें हमारे मिनिस्टर्स आ गए, कम्युनिटी वर्कर्स आ गए, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, स्टाफ नर्सेज थी, फिर लेडी हेल्थ वर्कर्स थे, इसमें हमारी फैकल्टी थी। तो ये बहुत एक सक्सेसफुल एक्टिविटी रही थी। इसमें तमाम हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, लोगों को अवेयर किया और हर तरह से ये हमारे लिए सक्सेसफुल साबित हुआ। इसके अलावा टाइम बाय टाइम हम मीडिया टॉक्स करते हैं, लाइक टेलीविजन पे और रेडियो पे, और थ्रू आउट द ईयर ये हम उनको अवेयर करते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए। इसके अलावा जो हमारी कंपेन्स जो जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया वो थी स्कूल कंपेन्स थी और कॉलेज में जैसे कि गर्ल्स को और उनकी फैकल्टी को क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो हम उनको सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाते हैं, ताकि वो मंथली जो सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके लिए अपने आप को भी और अपने जो फैमिलीज हैं उनको भी इस पे एजुकेट करें। और फिर हमने डिफरेंट वॉक्स इसमें अरेंज की CMH में और कॉलेज में, और इसके लिए साथ भी हमें बहुत अच्छी हेल्प मिली है। नेक्स्ट हमने वर्कशॉप्स अरेंज की। इसके लिए वर्कशॉप्स में एग्जामिनेशन सिखाई जाती है, जैसे कि स्टाफ नर्सेस को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, और बड़े वो इसको शौक से, बड़े इंटरेस्ट से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सबसे एक अच्छी हमारी और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रही है जिसमें हमारी वर्कफोर्स भी बड़ी है और मैसेज भी स्प्रेड हुआ है, वो है प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स के साथ सेशंस थे। ये हमने DHO ऑफिस में मंथली बेसिस पे जाके जो भी इनकी मीटिंग्स होती थी उसके दौरान में हम उनको ये एजुकेट करते थे, और बाकायदा उनके साथ सेशंस किए गए हैं जिसमें 400 to 500 लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे प्रिपेयर हुए। और ना सिर्फ ये कि ये वर्कशॉप हुई, उनका फिर फीडबैक भी आता रहा। वो लोग खुद लेकर आते हैं पेशेंट्स को, OPDs में पहुंचाते हैं, फोन करते हैं, बताते हैं हमारा फलां पेशेंट आ रहा है। और ये एक कंटिन्यू एक्टिविटी रही, और मैं समझती हूँ कि ये एक सदका जारिया मेरे ख्याल में हमारे साथ परसिस्टेंट हो गया है, क्योंकि ये लेडी हेल्थ वर्कर्स डोर टू डोर जाते हैं और इनकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है। तो मैं चाहूंगी कि आइंदा भी ये लोग हमारे साथ रहें और इसको हम फर्दर स्ट्रेंथन करें इस एरिया को। थैंक यू। अच्छी, थैंक ये यू तो डॉक्टर अभी तक फरजाना, बहुत जी सर 2-3 स्लाइड्स आई थिंक रह गए। टाइम। अच्छा जी जी। जी सर, तो नेक्स्ट जो हमारे टारगेट्स जो हमने अचीव करने हैं वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स पे, वुमेन पे। तो वो उसमें हम ये कर सकते हैं जैसे कि एजुकेट कर सकते हैं कम्युनिटी में, पेरिफेरी के जो लोग हैं उनको, उसमें यही कम्युनिटी वर्कफोर्स जो है उनको फर्दर ट्रेन करके उनको स्प्रेड किया जा सकता है। तो ये कि अगर ये ब्रेस्ट मॉड्यूल जो है अलॉन्ग विद अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हमारे मेडिकल करिकुलम में ऐड हो जाए
तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट लेवल से हमारे जो मेडिकल के लोग हैं उनको इसका अवेयरनेस होगी और वो खुद ही इसको फर्दर जो है एनहांस करेंगे। फिर ये कि जो हमारे लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है उनको फैसिलिटेट करने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। फिर हमें कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए कि जिसपे लाइक मीडिया ग्रुप्स हैं कि वो अपने विमेन जो है वो कंफर्टेबली हमसे डिस्कस कर सकें। और इसके अलावा ये है कि इसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसमें लाया जाए स्क्रीनिंग प्रोग्राम को। और अगर हम ऐसा कर लें कि हम जो भी रिन्यूअल ऑफ आईडी कार्ड है एवरी 5 इयर्स हम एक स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट वुमेन से डिमांड करें और इसको रिलेट कर दें आईडी कार्ड के रिन्यूअल को स्क्रीनिंग के साथ, तो मैं हमें कि इससे से हम रिक्रूट कर पाएंगे इन वीमेन को। और इसके अलावा ये है कि जेनेटिक टेस्टिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, अब फैमिली हिस्ट्री के साथ उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि ये शुरू ही से ट्रीट हो सके, इनकी मैनेजमेंट हो सके, तो वो क्वाइट कॉस्टली है। तो इस जेनेटिक टेस्टिंग की एक्सेस होनी चाहिए हमारे पॉपुलेशन को। तो चूंकि ये ग्लोबल चैलेंज है, डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहा है, तो इसको हेल्थ केयर सिस्टम में ले लेना चाहिए। बाकायदा ब्रेस्ट केयर को एड्रेस किया जाना चाहिए, स्पेशली कि हमारे लो इनकम कंट्रीज में। और इसके लिए टेलीमेडिसिन रिमोट एरियाज के लिए उसको भी इस कल्चर को हमें फॉस्टर करने की ज़रूरत है। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अगर हमारे साथ यहाँ पे, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको फर्दर एनहांस कर सकते हैं। वो अपने आप को भी एजुकेट करें और अपनी सराउंडिंग्स को भी, अपनी फैमिलीज को भी। और किस पे कर सकते हैं, वही के जी रिस्क फैक्टर्स बताएं, कैंसर स्क्रीनिंग पे बात करें, अर्ली डिटेक्शन पे बात करें, उनको हौसला दें कि ये ट्रीटेबल डिजीज है। फिर सेल्फ एग्जामिनेशन करें और अपनी फैमिली की भी। तो टेक होम मैसेज यही है कि अगर हम अब ये काम कर लेंगे, स्क्रीनिंग को हाईलाइट कर लेंगे, स्क्रीनिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लेंगे, उसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस करके स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ले आएंगे, दिस टारगेट पॉपुलेशन ऑफ वुमेन विल हैव चांस के वो भी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकें। तो इसके लिए करना क्या है, वही जो कि अब हम एक टीम के फॉर्म में सामने हैं और ज्वाइन कर रहे हैं अपने हैंड्स, just needs to join hands together. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर बहुत खूबसूरत बातें की, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, आसान ज़बान में की। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊं, डॉक्टर सीमाब ज़फ़र इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर मरियम ज़ुबैर भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फ्यू मिनट्स डॉक्टर सीमाब, व्हाट यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग, क्योंकि इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हार्मोनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेनार्की और इसका सिस्टम बहुत इससे रिलेटेड होता है। डॉक्टर सीमाब ज़फ़र। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज का जो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। डॉक्टर फरजाना, डॉक्टर नाहिद और डॉक्टर सारा ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से इसको जो है ब्रेस्ट कैंसर की आगाही को इन्होंने अवाम के लिए आसान अल्फाज में बताया है। तो इसके साथ मतलब थोड़ा सा मैं ये खवातीन के एक और कैंसर पे भी बात करना चाहूंगी, जो टॉप मोस्ट तो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बारे में काफी टॉक हो चुकी है मेरे ख्याल में। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे पास खवातीन में जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, जिसको बच्चादानी के मुंह का कैंसर भी उर्दू में कहा जाता है। तो उस दिन के सेमिनार में एक बहुत अच्छी बात सर सामने आई कि डॉक्टर पालिथा माई पाला ने जो कहा कि श्रीलंका में जो है वो एक कंबाइंड स्क्रीनिंग है उनकी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की। तो उसके बाद फिर हमारी ये डिस्कशन भी हुई, इंशाल्लाह हम भी इस पे वर्क करेंगे और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के साथ सर्वाइकल स्क्रीनिंग की सहूलत भी खवातीन के लिए इंशाल्लाह मोर में मैसर होगी। तो सर ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है खवातीन का, और 7वें नंबर पे दुनिया के जितने कैंसर्स हैं उनमें इसका 7वें नंबर पे इसकी प्रेवलेंस है। तो इट मींस कि इसका भी बर्डन बहुत ज्यादा है। और ज्यादातर ये जो केसेस हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज लाइक जिस तरह हमारा पाकिस्तान है, इन कंट्रीज में कि 75% केसेस जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर के वो
पाकिस्तान या इस तरह के कंट्रीज में सामने आते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम इसका रन नहीं कर रहे। तो सर इस कंडीशन की एक प्री कैंसरस कंडीशन भी होती है, यानी ये कैंसर में कन्वर्ट होने से पहले 10 से 20 साल ऐसी ड्यूरेशन होती है जिसको हम ये कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसको डिटेक्ट हम सर्वाइकल कैसे कर कैंसर। सकते हैं सर? जी सर, सर्वाइकल कैंसर। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, यानी पेशेंट हमारे पास अभी हम सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो हर खातून के लिए आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज। तो इसकी जो अलामात है वो मोस्टली यही है कि माहवारी का बेकायदा होना, ठीक है, और अज़दवाजी ताल्लुक के बाद खून का आना, और जो है वेजाइनल डिस्चार्ज, किसी भी तरह का लिकोरिया अगर बहुत फ्रीक्वेंट है, तो ये 3 इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर मरीज में कोई भी सिम्टम नहीं होता जब तक कि वो एडवांस स्टेज में नहीं आती। तो रिस्क फैक्टर्स में इसके है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेट, टोबैको स्मोकिंग है, खवातीन जो फैमिली प्लानिंग के लिए टेबलेट्स लेती हैं, अर्ली मैरिजेस हैं, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, और अमीनो कंप्रोमाइज लोग हैं जो जैसे कि HIV है, उनमें 5-fold इंक्रीज रिस्क है इसका सर्वाइकल कैंसर का। तो इस कैंसर के लिए सर ये है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि सर्विक्स इज एक्सेसिबल पार्ट, यानी जिस्म का जैसे ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन प्रिवेंशन, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रिवेंशन में हेल्प करती है, तो सर्विक्स भी बॉडी का ऐसा पार्ट है कि जो जिस तक हमारी पहुंच है उससे हम सर्विक्स के कैंसर को जल्दी तशखीस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज का इलाज आसान होता है, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, और पेशेंट की जो है वो मिजरी जो है ना वो कम हो जाती है। अल्लाह माफ करे, ये जो कैंसर है इसकी वजह से जो डेथ होती है वो बहुत ही मिजरेबल और डिग्रेडिंग किस्म की होती है ड्यू टू इट्स लोकेशन। तो फिर इसके लिए सर प्रिवेंशन के लिए 2 चीजें, एक तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग है, और दूसरा जो है वो वैक्सीन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की स्ट्रेन्स 16 और 18 है, 31 एंड 33, इनकी बहुत ज्यादा एसोसिएशन है विद डेवलपमेंट ऑफ CS सर्विक्स। तो इनके लिए जो है वैक्सीन अवेलेबल हैं, और ये वैक्सीन जब दी जाती हैं तो ये मतलब बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, ये फर्स्ट टाइम इन लाइफ जो है ना उससे पहले जो है वो बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाती हैं। और इसकी वजह से जो पेपिलोमा रिलेटेड कैंसर्स हैं तो उनकी प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और दूसरा हमारे पास है सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम उर्दू में हम इसे एक शीशे वाला टेस्ट भी कहते हैं, कि इसमें ये करते हैं कि जी सर, पेप स्मीयर और शीशे वाला टेस्ट मोस्टली लेमन टर्म में इसको हम ये यूज करते हैं। तो इसमें ये है कि बच्चादानी के मुंह से जो है उसका एक सेल एक स्पेशल स्पेचुला से लिए जाते हैं, स्लाइड बना के तो भेज दी जाती है। तो वो स्लाइड पे देखते हैं कि अगर कोई उन सेल्स में कोई भी उस वाली बात है, कोई शक वाली बात है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि बायोप्सी, उस जगह से थोड़ा टुकड़ा लेके तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे इसकी तशखीस हो जाती है। तो जितना जल्दी तशखीस होती है उतना अच्छा है इसका सर्वाइवल, यानी अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो 98-99% सर्वाइवल है, जबकि ये जब एडवांस स्टेज में आता है तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल 20% रह जाता है। तो स्क्रीनिंग का स्केड्यूल जो है वो फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइम 25 इयर्स ऑफ एज पे फर्स्ट टाइम की जाती है, उसके बाद 25 to 49 पे एवरी 3 इयर्स करते हैं, 50 to 65 तक जो है वो एवरी 5 इयर्स, और 65 के बाद इसकी स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। मोस्टली हमें ये 25 to 65 इयर्स के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमने अपना एस्टेब्लिश करना है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सर इंशाल्लाह ये हमारा है सर्जरी, और डॉक्टर फरजाना के साथ हमारी डिस्कशन हुई है इस सेमिनार के बाद, इंशाल्लाह हम एस्टेब्लिश करेंगे कंबाइंड ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग क्लिनिक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम जुबैर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को बचाना चाहें तो उसका यूट्राइन कैंसर सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, और कुछ चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर में आज हमने देखी कि कुछ इसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा करता है। तो वो मॉडिफाइबल है अगर हम उसको कंट्रोल कर सकें।
डॉक्टर मरियम ज़ुबैर हमारी एसोसिएट प्रोफेसर गायनिक हैं, और ये सारी टीम मिलके काम करती है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर को हम कौन से फैक्टर से कम किया जा सकता है जो हम गायनेकोलॉजिस्ट के अगर तावन के साथ शामिल हो? थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रेस्ट कैंसर जो है टॉप मोस्ट कॉज ऑफ कैंसर्स इन वेमेन ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी। और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज सर आपने मेंशन की कि फीमेल्स की जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें ऐसी जो इस कैंसर से हमें प्रिवेंट करवा सकती हैं, उसमें जैसे पहले भी जिन लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे इनकरेज करना ब्रेस्ट फीडिंग को, इनिशिएट करना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसका मतलब हमारे तो दीन में भी इसकी बहुत ज्यादा ताकीद है कि माएँ 2 साल तक अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं। और इसके हम बेनिफिट्स देखते हैं कि जब हम कर रहे हैं इस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं, तो जब साइंस की रिसर्च सामने आ रही है तो हमारे तो दीन ने जो 1400-1500 साल पहले चीजें हमें बता दी, उनके जो फवाइद इंसानियत को मिल रहे हैं हमें, वो अब सामने आ रहे हैं। तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरा ये कि एक और चीज जो हमें स्क्रीनिंग में जैसे बात की इन्होंने, कि जैसे हम बरका स्क्रीनिंग कराते हैं, तो बरका स्क्रीनिंग से एसोसिएशन है ब्रेस्ट कैंसर की, और साथ साथ हमें जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर, जो ओवेरियन कैंसर के साथ भी उनकी होती है, तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और सर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे मुआशरे में खवातीन का कभी कभार, मोस्टली खवातीन डॉक्टर्स को सिर्फ उस वक्त दिखाती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको पता है कि हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर नहीं है एज अ नेशन, और स्पेशली खवातीन बहुत वो अंडर प्रिविलेज्ड तबका है जिनको रूटीन में फॉर स्क्रीनिंग पर्पस या जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनुअल विजिट्स कभी इनकरेज नहीं किया जाता कि वो जाएं। हमें गायनेकोलॉजिस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड में कोई खातिन और उसकी काउंसलिंग और उसकी एजुकेशन कर सके, और ना सिर्फ एज गायनेकोलॉजिस्ट हम ये काम कर सके, बल्कि हम कोर्स जो हमारी LHBs हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको इस चीज के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं कि एंटीनेटल में जैसे हम TT वैक्सीनेशन का बताते हैं, जैसे हम कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग करते हैं, जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसल करते हैं, ऐसे हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी उस पीरियड को अपना एक वो लेते हुए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, वो कर सके। और सेकेंडली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी हमारे पास हमारी बहुत इंथुजियास्टिक सर्जन्स, फीमेल सर्जन्स है सर, वी आर वेरी लकी टू हैव फीमेल सर्जन्स इन AJK, और दे आर वेरी इंथुजियास्टिक एंड हार्ड वर्किंग। तो हम वी कैन ऑलवेज रेफर आर दोज पेशेंट्स जो हाई रिस्क हैं, या जिसमें हमें लंप मिल जाते हैं, या कोई ऐसी इंसिडेंटल फाइंडिंग या निपल डिस्चार्ज है, या शेप्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है, so we can always refer them for expert opinion to our worthy surgeons. So that would also add to early detection and management of breast cancer. और एक फाइनल चीज, जैसे सर हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन की बात की, पब्लिक अवेयरनेस, जनरल कम्युनिटी अवेयरनेस और सारी जरूरी, और मैं समझती हूँ प्राइमरीली अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो हमारे सर्जन्स ने मेंशन किया कि व्हाट दे आर डूइंग, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, और जो हमारे हाउस ऑफिसर्स और PGs हैं, the ones who are working as the first contact to the patient, उनको बेस्ट एग्जामिनेशन और हाउ टू पिक एबनॉर्मेलिटीज बहुत अच्छी उनकी उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि दे आर द वंस सर के जिनके साथ पेशेंट का फर्स्ट कांटेक्ट होता है। अगर दे कैन पिक इट, तो मेरे ख्याल में हम बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं टू रिड्यूस दिस ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम ज़ुबैर। एक्चुअली आप देखें कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है, 1% मर्दों में भी होता है, और वो इसी तरह एडिनोकार्सिनोमा होता है, और वो वही रिस्क फैक्टर्स हैं ऑलमोस्ट जिसको हम डाइट है, फूड है,
और एक्सरसाइज है, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर हम इनको मॉडिफाई कर सकें। और फिर ये कि अगर अर्ली डिटेक्शन है, तो मैंने अभी डॉक्टर सिमाब का बातें भी सुनी कि हम 99% कैंसर सर्वाइकल को भी रोक सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को भी रोक सकते हैं। Okay, thank you very much, all the speakers. And now over for the if anybody ask the question. Okay, Dr. Aisha Shahed, you can ask the question. Dr. Aisha Shahed, can you open your video and you ask the question, Dr. Aisha Shahed? अस्सलाम You're वालेकुम सर। welcome. जी welcome. जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं डॉक्टर आयशा हूँ। आई एम वर्किंग एज ए रेडियोलॉजिस्ट इन लाहौर। सर डॉक्टर नाहिद से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ। जी जी जी, पूछें पूछें डॉक्टर। सर अगर एक खातून हमारे पास आती हैं 40 इयर्स या 40 प्लस हैं, शी केम फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हमने उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है और यूजली हम अपने क्लिनिक पे 40 एंड 40 प्लस प्री अल्ट्रासाउंड करते हैं और मैंने उनका अल्ट्रासाउंड किया है, बट आई कुडंट फाइंड एनी फाइंडिंग्स नहीं है। तो ultrasound is enough or she has to go for the mammography every 2 years? जी आयशा, इसमें हम वही अपनी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जो है ना वो यूज करते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेशंस में अगर पॉजिटिव कोई केस है, ठीक है, तो फिर तो हम इस केस को भी हम कंसीडर करते हैं ना कि इसमें भी मेमोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। मैम लेकिन अगर अगर अल्ट्रासाउंड पे जी कोई जी फाइंडिंग्स नहीं है और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग इनफ है या फिर उनको एवरी 2 इयर्स करवाना पड़ेगा मैमोग्राम? रिकमेंडेशन तो यही है कि एवरी 2 इयर्स करवाएं, क्योंकि हमारा एरिया जो है ना उसमें हमने जो स्टडीज भी अपनी की हैं उसमें विदाउट एनी रिस्क फैक्टर भी पेशेंट्स में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर फरजाना ने बताया ना कि 1 in 8 जो है फीमेल जी जी मैम। करनी चाहिए। तो 40 प्लस पे जो है एवरी 2 इयर्स आप फीमेल्स को जिनमें सिम्टम नहीं भी हैं उनमें आप एक मेमोग्राफी का जो है उनको एडवाइस जरूर करें। ठीक हो गया मैम। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर मेरे पास जी एक जी पेशेंट आया है और मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया है, वो बायरेट्स 4C या 5 है बायरेट्स, मैं उसको कोर बायोप्सी एडवाइस करती हूँ, मुझे उसके साथ ही उसकी हार्मोनल असेसमेंट एडवाइस करनी देनी चाहिए? बिकॉज जब मुझे नजर आ रहा है इट इज अ मैलिग्नेंट लीजन, 5 बायरेट्स 5 कैटेगरी है, 4C है, तो उसके साथ ही हमें हार्मोन असेसमेंट उसकी एडवाइस कर देनी चाहिए? आयशा, इसमें ये होता है ना कि कई दफा हमने ये देखा है कि जो अल्ट्रासाउंड पे 4C आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनकी एक्सिजनल भी करते हैं ना तो ऐसे कई दफा करते हैं तो वो बिनाइन डिफरेंट आता आते है, हैं। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। बिनाइन आ जाते हैं। हार्मोनल जी जी। स्टडीज आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है सारी। तो हम मोस्ट ऑफ जी द टाइम पेशेंट्स को पहले तो सिर्फ यही कहते हैं कि जो हम कोर बायोप्सी करते हैं ना, ट्रू कट हम करते हैं या मोनोप्टिक गन से जो उससे भी भी हम ज्यादा डॉक्टर नहीद, अगर FNAC कर दिया जाए ना, तो उससे जी अगर सर, जो बड़ा चीपर जी और सर बिल्कुल। जब इमीडिएट वो और विदन आई डायग्नोसिस हो थिंक जाती है 1 hour ऑन कि स्पाइट ये कर दिया जाए, मैलिग्नेंसी तो मेरा है, ख्याल है उससे आपको पता चल जाएगा। जी जी सर बिल्कुल। जब एक दफा हम उस पर डायग्नोसिस कर लेते हैं ना कि ये मैलिग्नेंसी है, फिर हम हार्मोनल के लिए जाते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप पे ही हार्मोनल अच्छा करें तो लैब पे तो क्योंकि सैंपल चला गया है, अब वो साइड बाय साइड काम चल रहा होता है। एक तरफ हिस्टोपैथ के लिए चला जाता है, एक तरफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए चला जाता है। तो वो उस तरफ से मैलिग्नेंसी नेगेटिव है और दूसरी तरफ हार्मोन की स्टडीज भी हो रही हैं, तो पेशेंट के लिए फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही ओके करते हैं कि हम पहले मैलिग्नेंसी को डायग्नोस करते हैं। देन वही अगर सैंपल जैसे ट्रू कट का सैंपल काफी बड़ा होता है या मोनोप्टिक गन का भी सैंपल बड़ा होता है, उस पर हार्मोनल स्टडीज हो जाती हैं। तो फिर हम जी सेकंड उनको कहते हैं कि अब ये पॉजिटिव है, तो अब आप नेक्स्ट इसी सैंपल के ऊपर यही ब्लॉक लेके इस पे आप जी हार्मोनल स्टडीज करवा लें। जी जी ठीक हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नीलम से था। मुझे एक पेशेंट जी था, अस्सलाम वालेकुम। उससे मेरा। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब बुखारी साहब का कि जिन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हम जैसे आम शहरियों को इसमें शामिल किया ताकि इस अवेयरनेस से हम लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। मेरा नाम मोहम्मद अकरम मुगल है। यूनियन कौंसल गुरेज ज़िला नीलम से बिलोंग करता हूँ मैं, और आज पहली मरतबा इस तरह के प्रोग्राम में मैं शिरकत कर रहा हूँ।
और एक छोटा सा समाजी वर्कर हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी यूसी क्योंकि बहुत पासमानदा इलाका है मेरा, और साल के 6 महीने जो है ना वहाँ पे लोग जो अपनी जिंदगी है वो राब्ताकारी से बिल्कुल कट जाते हैं। ख्वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ की अगर ऊपर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। मैंने एक छोटा सा जो क्वेश्चन था वो कि मेरे ज़ेर बहस आया है, तो वो मैंने बुखारी साहब को पर्सनल भी डिस्कस किया था। एक तो मेरी पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर का, वो भिजवाएं आप मुजफ्फराबाद में। जी 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 जी, तो मेरी डॉक्टर नहीद अकरम साहिबा जो है ना वो, और फरजाना साहिबा सुन रही हैं, और तमाम जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उनसे गुजारिश है कि आप रिमोट एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तरजीह दें, ताकि वहाँ पे जो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ मकामी लोगों को इस्तेफादा हासिल हो सके। जी और जी मैं डॉक्टर इसमें फरजाना। आपको बताऊं। जी जी सर, जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है तो इसी के लिए हमने रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये जो उनका रेडियो चैनल है तो ये इवन के क्रॉस दी जो ये हमारी बाउंड्री है कश्मीर की और इंडिया की, वहां तक सुना जाता है। तो इस जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं वो अवेयरनेस में हमें हेल्प कर रहे हैं इस उसमें। दूसरा ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि टेली मेडिसिन होनी चाहिए, तो इसमें भी फर्दर इंशाल्लाह हम अभी वर्क करेंगे ताकि ये कि रिमोट एरियाज को लूप में लिया जा सके। इसके अलावा अगर आप कोई सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप वो ग्रुप बना के तो उसमें हमें एंटर करें, हम ज़रूर उसमें अपनी एडवाइस भी देंगे जो भी हो सका। जिस तरह से पेशेंट को बुलाना है, उनकी कोई ट्रीटमेंट करनी है, तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम हाजिर हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टेलीमेडिसिन हम कैम कर चुके हैं, बल्कि टेलीमेडिसिन नॉट इन कश्मीर, ऑल ओवर द पाकिस्तान, दे कैन टेक द हेल्प एंड। और WHO ने ही कैम किया हमें, और उसके साथ हम ये जो मूविंग प्रोग्राम है वो भी, मोबाइल प्रोग्राम भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसके अलावा एनीबडी एल्स आस्क द क्वेश्चंस, हमारे पास FNAC की सहूलत भी है और हमारे पास बायोप्सी की भी सहूलत है। इस तमाम सर्जन्स और पैथोलॉजिस्ट मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इस फाइट में अवाम के साथ रहें। एनी अदर क्वेश्चन? If there is no question, over to you, Professor Sarma Kundi. मुलाजिम साहब, साहब। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि ये लेडी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को कन्विंस करें कि उनकी जो है ना, जब वो किसी और बीमारी के विजिट पर आए तो ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन के लिए। क्यों, मेरे सामने एक क्या हुआ कि 8-10 लेडी डॉक्टर्स इकट्ठे बैठे किसी फंक्शन में, उन्होंने कहा लेट्स चेक ईच अदर के 1 in 8 इज पॉजिटिव। तो वो 10 लेडी डॉक्टर्स में से 1 का जो है लंप उधरी उसी बैठे हुए उस मजलिस में, जब उन्होंने चेक किया कि हम देखे तो पॉजिटिव आया। दे ऑल वर लेडी डॉक्टर्स। तो अगर यही लेडी डॉक्टर्स अपने OPD में दूसरे पेशेंट्स को अगर कन्विंस करके कहें कि अगर हम आपका एक छोटा सा एग्जामिनेशन विदाउट एनी चार्जिंग या इसको करेंगे जो आपके लिए सेफ है, तो इससे एक तो अवेयरनेस हो जाएगा और दूसरे केसेस डिटेक्ट हो जाएंगे बहुत सारे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपकी जी ये डॉक्टर, बहुत नहीं अच्छी एक मेरे ख्याल है हमने किया है ऐसा मिली काम। है। नहीं, हमने ऐसे नहीं किया, लेकिन मुझे इनकी ये सजेशन बहुत अच्छी लगी है और यकीनन कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट जो गायनी OPD है उसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उनके साथ मिलके करें, और इवन कि हम मेडिकल OPDs में फरजाना, भी ऐसे आपने कर सकते यही हैं। जो स्टडी है ना अनडिटेक्टेड, यानी कि आपने जो बिल्कुल बगैर किसी सिम्टम के कुछ खवातीन को एग्जामिन किया और उसमें से कुछ पॉजिटिव केस है, आपकी है ना एक स्टडी इस तरह की? ये तो नहीं है लेकिन सर इस तरह उस पे अभी सिमिलर इस तरह सर की? उस पे अभी हम काम कर रहे हैं। सर अभी अच्छा, कर रहे हैं उस कर पे रहे हैं, काम। ठीक जी सर। ठीक। जो है मैंने एनीबडी इस तरह एल्स? से कुछ पेशेंट्स में इस तरह से एग्जामिन किया एंड अच्छा सर बहुत ये डॉक्टर डिफरेंट सी एक नहीद। फाइंडिंग थी। जैसे सर ने कहा कि मेरा यही कंसर्न था, जैसे स्पेशली जो रिमोट एरियाज की फीमेल्स आती हैं तो उनमें जो है ना, मैंने ये काम जैसे डॉक्टर वो हमारे एक साहब ने उन्होंने कहा कि वो नीलम से रिमोट एरिया से हैं, तो वहाँ पे फीमेल्स को मोस्टली पता ही नहीं होता अपने मिसाइल का। तो एक फीमेल मेरे पास आई थी, बेसिकली वो आई थी सेलुलाइटिस फुट के साथ। तो जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं आपका बाकी बॉडी का भी मुआयना कर लूं, आप इतने दूर से आए हैं, आगे अब बर्फें स्टार्ट हो जाएंगी तो आप तो 5-6 महीने नहीं आ सकेंगी। तो जब मैंने उसको एग्जामिन किया और उसकी ब्रेस्ट में लंप था, फिर सर मैंने जब उसको बताया कि आपके है, तो उसने कहा ये तो पिछले 5 सालों से है, ये मुझे कुछ नहीं कहता, इसको रहने दे, मुझे मसला पाँव के दर्द का है।
तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको कन्विंस किया, फिर उसके बेटे को कन्विंस किया। मैंने कहा कि पाँव का मसला तो 2-3 दिन दवाई से हल हो जाएगा, सेलुलाइटिस है सिंपल सा, तो आप जो है एक दफ़ा इनकी छाती का अल्ट्रासाउंड मुझे करवा के दिखा दें। और जब छाती का अल्ट्रासाउंड हुआ तो अगेन वही बात थी कि उसमें जो है बायराइड 4C आया। तो फिर 55 इयर्स ओल्ड लेडी थी, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप अपनी बायोप्सी के लिए तैयार हों। तो वो थोड़े मुझसे खफा हुए इस बात पे कि हम मसले के साथ और मसले के साथ आए थे, पता नहीं डॉक्टर साहिबा की क्या इंटेंशन है। खैर उनको काफी देर मुझे काउंसलिंग करनी पड़ी। तो इस बात पे यकीनन उसके बाद मुझे ये कि इंसेंटिव खुद मिल गया कि जो पेशेंट स्पेशली ये रिमोट एरियाज की जो लेडीज आती हैं इनकी जरूर हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लें किसी और हिडन डिजीज के लिए। तो वो मैंने स्टार्ट किया और उसमें ये 2 पॉजिटिव केसेस मिले। एक तो पेशेंट मेरे साथ विलिंग हो गई मूव फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन दूसरी जो लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हुई मुझसे। तो वो काउंसलिंग भी करना और रिश्तेदारों की काउंसलिंग करना कि हम अगर कोई और मुआयना कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, और वो उन समझाना ज़रा टाइम टेकिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है इस काम को। बहुत जी शुक्रिया। सर। प्रोफेसर सलमा कुंदी, over to you to conclude today's session. प्रोफेसर सलमा कुंदी। सर प्रोफेसर, उनका इंटरनेट का शायद कोई इशू है तो वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हुई हैं। ओके ओके, डॉक्टर रफीक कनानी, कैन यू comments? Dr. Rafiq Kanani from Karachi. Dr. Rafiq Kanani. Okay, thank you very much all the speakers, WHO and इस टीम के जो नौजवान साथी हैं। यकीनन आपकी काविशों का मैं मशकूर हूँ, और इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज का वेबिनार हम इसको अपलोड करेंगे और इसको लोग देखते रहेंगे। आपकी काविशों का, आपके इसके मुजाहिदाना वर्क का अल्लाह ताला आपकी सलाहियतों को बढ़ाए। डॉक्टर सारा खान, डॉक्टर नहीद अकरम, डॉक्टर फरजाना साबिर, डॉक्टर सीमाब ज़फ़र, डॉक्टर मरियम ज़ुबैर, आप वो माशाल्लाह वॉलंटियर्स हैं, नौजवान हैं जिनके अंदर जज्बा भी है और जिनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग सब कुछ है। आपके अंदर एक नॉलेज भी है, आप ये काम कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी इन काविशों के साथ हम ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इस तरह की दूसरी अर्ली बीमारियों की डिटेक्शन करने में कामयाब रहेंगे, और इंशाल्लाह ये पैगाम जो है जहाँ भी जाएगा, जो लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन सारी तजावीज़ को और PMA के प्लेटफॉर्म के भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को डिजीज़ फ्री मुल्क करार दिया जा सके। और हमें दुआ है कि आखिर में कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लिए भी उनकी आवाज़ों को सुने और उनकी आज़ादी के लिए उनके लिए अल्लाह ताला उनकी उनके उनके खून को मज़ीद आगे ना वो जुल्म को ना बढ़ने दे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के साथ भी वो कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन आमीन। पाकिस्तान। जी मैडम, आप ओवर टू यू। जी जी, कंक्लूड जी। सॉरी जी, मेरी कनेक्टिविटी लूज हो रही थी, बड़ी मुश्किल से एंटर हुई हूँ। I'm so thankful to you, Mulazim Saab, for giving us this opportunity on coming on one platform. और एक इल्म आप हमारे लिए खोल देते हैं जिससे हम सब मुस्तफीद होते हैं। My special thanks to the moderators today. हमारी डॉक्टर साहिबान from the AJK, Dr. Seema Zafar and Dr. Mariam Zubair. Thank you very much. And for the speakers, they had this brilliant discussion. Dr. Sara, Dr. Naheed Akram, Dr. Farzana Sabir. And special thanks to Dr. Bushra from WHO. And I thank all the participants here from the platform of PMA, from the platform of Women Medical College, Azad Jammu Kashmir Medical College, Pakistan Pathological Association and Pakistan Physiological Society. Have a very nice weekend. Allah आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और अल्लाह हमारे इर्द गिर्द हमारे मुल्क से ये जो कैंसर का रेशियो है 1:9 इसको बिल्कुल गायब कर दे। ये बिल्कुल हमारा जीरो जो नन खवातीन में से एक को हो रहा है तो किसी को भी ना हो, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, और अल्लाह पाक इसको भी और सर्वाइकल कैंसर को भी दरम भरम कर दे अपनी जनाब से। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक अल्लाह यू हाफिज। सर, थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।